असम को फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नवल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। महा की आंख दर्द के एहसास से खुली थी। उसने आंखें खोलते हुए खुद को मायूस सी जगह पर पाया तो आंखें आंसू से भर गई। चेहरा मोड़ते हुए उस शख्स को देखते हुए दिल में ठंडक उतरी थी। वो अपने घर में थी, अपने शोहर के साथ, जिसने उसे ढूंढ लिया था। नहीं तो वो न जाने दर्द से उसके मुंह से सिसकी निकली तो सफीशा की आंख खुली और उसको देखा। क्या हुआ, दर्द हो रही है? माँ ने छत को देखते हुए कहा तो सफीशा ने डॉक्टर की बताई हुई दवा उसे दी। माँ ने उसके पास आना चाहा, अपनी जगह से आगे मत बढ़ना। वो बाजू से अपनी आंखें रखता हुआ सख्त लहजे में बोला तो माँ की सिसकियां बढ़ी। वो कितनी ही देर रोती रही थी लेकिन उस शख्स पर कोई असर नहीं हुआ था। सो जाओ, वो बोला तो बस इतना। लेकिन जब उसके आंसू न रुके तो सफीशा अपनी जगह से उठकर बालकनी में निकलता हुआ दरवाजा बंद कर गया। वो सिगरेट सुलगाया और खुद को पुरस्कून करने की कोशिश में था। नहीं तो उसका बस चलता तो माँ को सच से सच सजा देता। वो कितनी ही देर वहां पर रहा था, शायद उसके सोने के इंतजार में था। वो 1.5 घंटे बाद अंतरदाल हुआ तो वो सो गए थे। वो खामोशी से अपनी जगह पर लेट गया। अभी आंख लगी ही थी कि खुद पर किसी एहसास के तहत आंखें खोले। उसके सीने पर सर रख के नींद में थी। सफीशा ने गहरा सांस भरते हुए उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसके सर को चूमा। आपको इतनी जल्दी माफी तो नहीं मिलेगी कि आप जान सके कि आपने अपने साथ मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है, सफीशा ने कहता हुआ आंखें मूंद गया था जबकि नींद आंखों से कोसों दूर थी। माँ के जागने से पहले वो फ्रेश होने चला गया था। माँ ने उठते हुए उसको देखा और ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बना रहा था। शाह, फ्रेश होकर नाश्ता करो, दवा भी लेनी है, वो बोला तो बस इतना। वो महा बेड से उतरती हुई छोटे कदम उठाती हुई वॉशरूम में बंद हो गई थी तो सफीशा ने गहरा सांस पड़ा। वो भाई राय तो कुछ बेहतर लग रहे थे। सफीशा ने जूते पहनते उसकी रंगत देखी जो पीली पड़ी हुई थी। चेहरे पर निशान आप भी थे। उसने होठ बीचे। अशरफ फैज को बख्शने वाला तो हरगिज नहीं था। यहाँ आओ। उसने बाल बना लिए तो सफीशा ने कहने पर उसके पास आए। सफीन ने साथ ड्रा से ट्यूब निकाल उसके सामने खड़े होते हुए उसके चेहरे पर लगाई और होंठ पर लगाते हुए उसके सिसकी सुनते उसके माथे पर बोसा दिया। शाह, माहा ने कुछ कहना चाहा लेकिन वो जैसे सुन नहीं रहा था। उसके बाल माथे से हटाते उसके चेहरे को बागौर देख रहा था। कहीं और चोट आई है? माह ने पेड़ पर हाथ रखते सर झुका लिया तो सफीशा ने झटके से दूर होता हुआ बाहर निकल गया। माह रोते हुए बेड पर बैठ के फिर मुलाजमा के बुलाने पर वो दुपट्टा अच्छे से उड़ते हुए बाहर चले गए। बेजाज शाह ने उसके आने पर खड़े होते हुए उसको पास बुलाया तो वो कदम कदम चलती हुई उसके पास आए। अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ, सफीशा ने सर तक न उठाया था और यही चीज माह के दिल को ठेस पहुंचा रही थी। एक बार फिर डॉक्टर को चेक करवाना। शाह, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे, मैं शाम में ले जाऊंगा चेकअप के लिए, मुझे आज जरूरी काम है, वो बोला तो माँ ने भीगी आंखों से बेजाद को देखा जिसने आंखों से तसल्ली देते हुए सर पर हाथ रखा था। परेशानी की कोई बात नहीं है और ना ज्यादा सोचने की जरूरत है, बेजाद ने कहा तो सर हिलाते हुए जगह पर बैठ गए। शाह, माह की ब्लड मरा, वो काफी समझदार है भाई, सब कर सकती हैं, सफीजा ने सर से लज्जे में कहा तो बेजाद ने कुछ कहना चाहा जबकि माह ने अपनी प्लेट उठाते हुए उसमें अंडा रखा था। सफीजा ने अपने ही ग्लास में जूस दोबारा निकाला और उसके आगे रखा और अपने खाने में मसरूफ हो गया। माँ के हलक से वो अंडा ब्रेड बिल्कुल नहीं उतर रहे थे। फेरोजा, सफ़ी की आवाज़ देने पर मुलाजमा फ़ौरन आई थी। जी, फ्रूट्स काट कर ला दें और थोड़ी देर बाद सूप लेना है इन्हें। ठीक है, सफ़ी ने माँ के आगे से इसकी प्लेट हटा दी थी जबकि बेजाद मुतमिन हुआ था। वो जानता था कि सफ़ी नाराज़ है लेकिन वो ये भी जानता था कि सफ़ी चाहे फिक्र करना नाराज़गी में भी नहीं छोड़ता था। पियो इसे। उसे माँ को गिलास थमाया जो वो पी गए थे। फिर मुलाजमा ने उसे बाउल थमाया तो वो आहिस्ती से खाने लगी। दुआ निकाल कर रखी है, वही खानी है। ये चंद अल्फाज बोलते हुए सफ़ी जा चुका था। बेजाद शाह भी उसे ख्याल रखने का कहता हुआ बाहर निकल गया। इस वक्त वो दोनों आमने सामने बैठे हुए अमान पाशा की बर्बादी देख रहे थे। उसके खिलाफ सारे असबूत मनते आम पर आ गए थे लेकिन ये काफी नहीं था। भाई, आप वहां नहीं जाएंगे, सफीजा ने संजीदगी से बोला। मेरा जानना बेहद जरूरी है, एक आखिरी इंसान और इंतकाम पूरा हो जाएगा हमारा। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो ठीक है लेकिन मेरी एक शर्त है। कोई बात नहीं मानूंगा मैं तुम्हारी शाह। अशरफ ऐसे हाजिर नहीं, मैं खुद निपटना चाहूंगा। हरगिज नहीं, उसके ताकत में अब भी अवान पाशा है और तुम्हें सिर्फ माह पर ध्यान देना है। मैं वापस पर रुखती चाहता हूँ हाफी की और फड़ी को भी अपने पास चाहता हूँ। अब जो भी कह लें भाई, अशरफ को मैं खुद डील करूंगा। सभी जो अपनी बात पर कायम रहा तो बेजात ने उसको देखा। ठीक है, लेकिन हाजिर साथ होगा। लेकिन क्यों? शायद जो कह रहा हूँ ना उस पर अमल करो। फड़ी कब आएगी भाई? क्या आप उससे मिले हैं? सफीजा ने दमी आवाज में पूछा। नहीं, सब इख्तिताम पजीर होने के बाद मिलूंगा। अपनी जान दे, इतने साल गुजारे हैं उसके बगैर, अब भी दिल सब्र किए बैठा है। वो दोनों भाई एक दूसरे के एहसास महसूस करते थे। आप अकेले नहीं जाएंगे भाई, टीम के लोग जा रहे हैं ना शाह, फिक्र ना करो। ठीक है, मैं चलता हूँ। सभी उठ गया था। सभी, जी भाई। महागा चेकअप करवाओ और नरमी से पेश आओ। जी भाई, मैं समझ गया। वो बाहर निकल गया तो बेजाद ने कॉल करते हुए आगे के मामला डिस्कस किए। हाइफा की मसल्स कॉल आड़ रही थी। क्या चाहती हैं अब आप कहाँ जा रहे हैं? काम से जा रहा हूँ, बेजाद ने चीजें सिमटते हुए कहा। नहीं, आप किसी को मारने जा रहे हैं ना? मैंने बाबा को सुना है आपसे बात करते। हाइफा, ऐसा कुछ नहीं है, तैयारी करें, आप जो चीज़ चाहिए मुझे लिस्ट बना कर दे। बेजाद, मेरी हाइफा
اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، بیزاد نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ ہائپا کی سسکیوں کی مدب آواز سنتے وہ گہرا سانس بڑھ گیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تبھی دروازہ کھل کر کوئی اندر آیا تھا۔ بیزاد، ہمیں شادی کا وینیو ڈسکس کرنا ہے۔ بیزاد، ہمیں شادی کا وینیو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ نسوانی آواز سنتے ہوئے ہائپا کی سسکیاں بڑھ تھی۔ ادا، ابھی مجھے کام سے جانا ہے، اسے بتا کیوں نہیں رہے کہ آپ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ ہائپا کی آواز گونجی تو بیزاد نے لب بیچے، کون ہے یہ؟ ادا فوراً اس کے قریب آئی تھی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ بیزاد نے فوراً فون کان سے لگایا۔ بی بی، آپ سے میں بعد پہ بات کرتا ہوں، وہ کہتا ہوا کال کاٹ گیا۔ تم شادی شدہ ہو؟ ادا نے چیختے ہوئے کہا۔ بالکل۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ ادا نے اس کا گریبان تھاما تھا۔ ہرگز نہیں۔ جو تم دوسری لڑکیوں کے ساتھ کرتی ہو نا، میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ لڑکیوں کو اپنے آوارہ دوستوں کی محبت میں گمراہ کرتی ہو تم، اور انہیں نشے پہ لگاتے تم سب، اور تمہارے باپ سے سب سے حساب نکلتے ہیں۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اور نہ تمہاری اس بیوی کو۔ ادا پاگل ہونے کے در پر تھی۔ وہ دروازہ ہے، باہر نکلو۔ بیزاد دارا جبکہ ادا تو اس کا گریبان تھامتے ہوئے چاہ رہے تھے۔ بیزاد نے گارڈز کو بلایا تھا۔ یہ عورت اس کا باپ، مجھے یہاں دوبارہ دکھنا نہیں چاہیے۔ جی سر۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا تھا۔ افغان پاشا پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا تھا۔ تمام مسلم ممالک اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ فیروز شافی کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا، وہ بھی بہت سے سیاسی رہنماؤں کی سیٹیں لے گئی تھی۔ بیزاد کی رات کی فلائٹ تھی، اس نے ہائپا کا نمبر بلایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بات دھیان سے سنیں ہائپا، جب تک میں واپس نہیں آتا آپ گھر سے نہیں نکلیں گی۔ آفس نہیں جائیں گی؟ میں نے شفیق صاحب سے بات کر لیا۔ ٹھیک ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ بیزاد نے کال کاٹی تو وہ دل مسو کا گڑائی کی تھی۔ آگے کیا ہونا تھا اس سے سب بے خبر تھے۔ وہ یہاں سے جا چکا تھا، وہاں دور بیٹھے ہوئے اس نے تاروں سے بڑا ہوا آسمان دیکھا، ایک آخری انسان، اور وہ اپنے فرض کی طرف ایک آخری قدم بڑھا دیتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بیزاد شاہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا مقصد ہے۔ وہ یہاں صرف اپنی ماں کی وجہ سے تھا، اور اس کے بعد پاکستان کو بچانا اس نے اپنا مقصد بنا لیا تھا۔ اپنی ماں جیسی کئی عورتوں کو درندوں سے بچاتے ہوئے وہ بہت ہی آگے نکل گیا تھا اس کام میں۔ اس کا مقصد صرف پاکستان کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرنا تھا، جو وہ بخوبی کر رہا تھا۔ افغان پاشا وہ شخص تھا جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہی پاکستان کی نوجوان نسل کو گمراہ کمزور کر رہا تھا، اور ان سب میں ہاتھ پاکستان کے اپنے کہنے کو معزز لوگوں کا تھا۔ اس نے تیاری مکمل کی۔ افغان پاشا کو اب تک خبر نہ ہوئی تھی کہ اس سب کے پیچھے کون ہے، کہ بیزاد نے ہر کام ہی اتنا محفوظ رہ کر کیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، جائے نماز بچائی اور نماز ادا کرتے ہوئے کافی دیر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھے، پھر چہرے پر پھیر کر اٹھ کھڑا ہوا، تیاری مکمل کی اور باہر نکل گیا۔ جبکہ دوسری طرف صفیشہ اب گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے حاجب کے ساتھ اشرف فیض کی حالت خراب کر دی تھی۔ وہ اسے اس قابل تو چھوڑ رہا تھا کہ وہ گٹ گٹ کر مرے۔ اس کی بیوی کو بیچنے کی ہمت کی تھی۔ ماہا پہلی لڑکی نہیں تھی، وہ نہ جانے یہ کام کب سے کر رہا تھا۔ ہر برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ جو ہو رہا تھا ایک عرصہ برائی کی ملکیت رہی تھی، ہاں یہ جاری رہنی تھی قیامت تک۔ لیکن بیزاد شاہ، صفی شاہ اور حاجب مرزا جیسے لوگوں نے اس کے خلاف محاذ لڑتے ہی رہیں گے۔ وہ بھی تھک گیا تھا۔ بیزاد نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کام مکمل ہونے کے بعد وہ کال اٹھائے گا، اس لیے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ماں کی پوچھ تھی دروازے کی طرف۔ وہ کپڑے نکالتا ہوا فریش ہونے چلا گیا تھا۔ وہ واپسی پر وہ آ کر اپنی جگہ پر لیٹا تھا۔ تھک گئے ہیں؟ ماں کے واپس اس نے آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ جا کیوں رہی ہو؟ درد ہے کہیں؟ ماں نے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ اس نے رات کو ہی ماں کو چیک اپ دوبارہ سے کروایا تھا اور دوائیاں تبدیل کروائی تھی۔ کہاں درد ہے؟ چلو اسپتال۔ ماں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے دل کے مقام پر رکھا تو صفی شاہ خاموش ہو گیا۔ یہ درد تو تمہارا خود کا پالا ہے۔ وہ ہاتھ ہٹا گیا تھا۔ میں نے بھی وہی درد برداشت نہیں۔ آپ نے وہ درد برداشت کیا ہے جو آپ نے کیا۔ آپ کی ضد نے، آپ کی خلاف ورزی نے مجھ سے میری پہلی اولاد چھین لی۔ اس کا مطلب سمجھتی ہیں آپ؟ صفی شاہ کی سرد آواز گونجی۔ وہ میری بھی اولاد تھی شاہ۔ ماں تڑپ گئی۔ ہاں لیکن آپ نے حفاظت نہیں کی اس کی۔ صفی شاہ بولا۔ مجھے نہیں پتا تھا۔ ماں اٹھ کر بیٹھی اور بال کان کے پیچھے ہٹا سے۔ میری بات کے خلاف گئی آپ؟ وہ لڑکی، اس شخص کا انجام تک پہنچا آیا ہوں میں جو آپ پرسکون انداز میں دیا تھا۔ صفی نے مار دیا؟ موت کے قریب چھوڑ کر آئے ہوں۔ اتنی آسان موت نہیں ملنی چاہیے اشرف فیاض جیسے لوگوں کو، جو لوگوں کو عرصے تک تڑپاتے رہے ہوں۔ سو جاؤ۔ صفی شاہ بولا تو ماں خاموش ہو گئے۔ اس کے لیٹنے بعد صفی نے اسے ہنسا میں لیا تو وہ اور تیز آواز میں رونے لگے۔ صفی شاہ نے اسے رونے دیا اور وہ کچھ دیر میں ہی سو گئے تھے۔ حاجب انہیں باہر لے کر جا رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جلد واپس جا رہی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، لیکن پھر بھی وہ خاص بنانا چاہتا تھا سبب۔ وہ سکینہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ امی تیار ہیں؟ ہاں چلو، فڑی آ گئی۔ وہ تو آج نہ جانے کن تیاری میں مصروف ہے۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ خوش ہو؟ اپنا فرض نبھا رہا ہوں، مطمئن ہو؟ ملائکہ سے کم ملوا رہے ہو؟ کچھ ٹائرڈ سے بولی۔ بہو کے گھر ہوتے ہوئے بھی آپ کیسے میری دوسری شادی کا ابھی سے سوچ سکتی ہیں؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے سنجیدگی سے بولا اور سکینہ بیگم نے مسکرا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ جڑا۔ وہ ابھی چھوٹی ہے بہت حاجب۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ تو ہمیں کچھ سال انتظار؟ ہرگز نہیں امی، اگر اس کی محبت بدل گئی تو اس نے کسی اور کو
कच्ची उम्र की मोहब्बतें दिल में सख्त हो जाती हैं मौत तक, और तुम इसकी कच्ची उम्र की पक्की मोहब्बत हो। वो जितने अरसे तक यहाँ है ना, तुम्हारी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में वो तुम्हें डिस्कस करती रहेगी। उसने तुम्हें खास बनाया है अपने दिल में। उसके दिल के इस मुकाम पर कभी किसी की हुक्मरानी नहीं हो सकती अब क़यामत तक। वो मुतमिन हुआ। फिर मलाइका से मिल लेते हैं तब तक। वो बोला तो सकीना बेगम हंस पड़ी। उसका भी कहका बेसादा था, जबकि फरी जो अंदर दाल होने लगी थी उसकी बात सुनकर वहीं पर रुके। आंखें नम पानी से बढ़ गए थे। वो किसी और से शादी, अब मैं अपने घर चले जाऊंगी, हाजिब को मुड़कर कभी नहीं देखूंगे। वो आंसू साफ करते हुए उठ गए। तब तक वो दोनों बाहर आ गए थे। चले? हाजिब ने उससे पूछा। आंखों को क्या हुआ? फरी ने उसके फौरन पहचान लेने पर उसे शिकवा करते हुए निगाहों से देखा। मस्कारा चला गया था। वो बोलती उससे पहले बाहर निकल गई तो वो गेट ला करता हुआ गाड़ी में जा बैठा। फरी आगे बैठ जाओ मेरी जान, सकीना बेगम ने कहा। नहीं अम्मी, आप आगे बैठे, हाजिब ने माँ के एहतराम में कहा तो फरी के दिल पर मजीद वजन ना पड़ा। वो सारे रास्ते बाहर देती हुई आई थी। कैसा लग रहा है? सकीना बेगम ने उसकी खामोशी को नोट करते हुए इस्तफसार किया। अच्छा लग रहा है। मैं कहाँ रोज आती हूँ, जब चली जाऊंगी तो भाई मुझे रोज बाहर लेके जाएंगे। वो बोली तो गाड़ी में खामोशी छा गई। हाजिब मिर्जा को खुद पर बेहद गुस्सा आया था। बैक व्यू मिरर से उसे देखा, जो कि गुलाबी शलवार कमीज पहने हुए, दुपट्टा अच्छे से आगे फैलाए हुए पोनी किए हुए थे। आज फर्क ये था कि गाल पहले से ज्यादा गुलाबी थे और लब्बू पर भी लिपस्टिक लगी हुई थी। उसने सारा ध्यान सामने की तरफ लगाया और रेस्टोरेंट पहुंचते बाहर निकला और उन्हें अंदर ले गया। वो बेदिली से खाना खा रहे थे। मुझे घर जाना है, उसे सामने मेज पर मौजूद लड़की का ध्यान हाजिब पर देखते हुए कहा। अभी खाना खाओ फरी। हाजिब ने नरमी से कहा। क्यों खाऊं मैं खाना? मुझे अपने घर जाना है, अपने भाइयों के पास। आपने मुझे कैद कर दिया अपने घर में, मैं तंग आ गई हूँ वहाँ सारा दिन बंद रहते हुए। वह ऊंची आवाज में बोली थी, जबकि कई लोग मुतवज्जो हुए थे। फरा शट अप, हाजिब साथी से बोला। आप मेरे कुछ नहीं लगते, मुझसे इस लहजे में बात ना करे, मुझे मेरे घर छोड़ कर आए, सफी भाई से बात करवाए मेरी। जब वो चुप ना हुई और लोग मुतवज्जो होने लगे तो वो उठ खड़ा हुआ। चलो। हाजिब ने उसके बाजू को गिरफ्त में लिया था और बिल पे करता हुआ बाहर निकल गया। क्या बकवास कर रही थी अंदर? यही कि मुझे मेरे घर जाना है, जब तुम्हारे भाई लेने आएंगे ना तब तली जाना। अभी हम मुझसे घर में बैठो। हाजिब चलाया था। हरगिज नहीं, मेरी सफी भाई से बात करवाएं, मुझे साथी पर मजबूर नहीं करो फराशा। फाइल ने उसके जेब से फोन उचक कर निकाला और उसका पासवर्ड, जो उसने खुद अपने नाम से महफूज किया था, खोलते हुए सफी शाह का नंबर डाल किया। रात के 11 बज रहे थे। हाजिब ने उसे फोन लेना चाहा तो वो पीछे कदम उठाने लगे। गिर जाओगी बेवकूफ लड़की। हाजिब मिर्जा का बस नहीं चल रहा था इस लड़की के साथ क्या करता। काल उठा ली गई थी शायद, क्योंकि वह हिचकियों से रोती हुई सफ़ी का नाम बार बार ले रही थी। बाई। सफ़ीशा की आंख अभी लगी थी कि हाजिब की काल देते हुए काल उठाते अपनी जान से प्यारी बहन की आवाज़ सुनते वह झटके से उठ गया। माँ भी उठ गई थी। मेरी जान, मेरी गुड़िया, क्या हुआ? वह तड़प गया था उसके रोने पर। मुझे घर आना है प्लीज़। हाजिब उसके हाथ से फूल ले चुका था। मैं माजत चाहता हूँ सफ़ीर, मैं हेडर निकाल लूँगा। हाजिब तेजी से बोला था। अगर मुझे यहाँ से अभी ना ले आए तो मैं फिर कभी घर नहीं आऊँगी सफ़ीर। वो वहीं से चलाई थी और सफ़ीशा फ़ौरन जगह से उठा था। कहाँ पर हो हाजिब? सफ़ीर तुम एड्रेस भेजो, मैं आता हूँ। वो तेज से उठता हुआ, जूता पहनता हुआ गाड़ी की चाबियां थाम गया था। मैं भी आऊँ? नहीं, आराम करो, मैं आता हूँ। सफ़ीर कहता हुआ तेज से बाहर निकल गया। तब तक फरी ने हाजिब की एक बात ना मानी थी। वो वहीं गाड़ी के बाहर खड़ी रही थी। हाजिब ने उसके साथ खड़ा रहा था। क्या ये तुम्हें तंग कर रहा है? लड़कों की टोली पास से गुजरी तो उन्होंने फरी के साथ खड़े हुए हाजिब को देते हुए कहा। बकवास बंद करो और निकलो। हाजिब दारा था और सकीना बेगम गाड़ी में ही बैठे थे। तुम चुप कर, हमें लड़की से पूछ लेने दो। दूसरा लड़का बोला तो फरी तेज से घर में बैठी थी, जबकि हातिम ने गाड़ी से पिस्टल निकाला था, जिसे देखते ही वो भाग गए थे। 15 मिनट में वो वहां पर पहुंच चुका था। फरी, उसे हाथ की गाड़ी देते ही बाहर निकलते हुए उसे पुकारा था, जो अपने भाई की आवाज़ सुनते तेजी से गाड़ी से उतरी थे। भाई उसके सीने से जा लगे थे। अब वो जोरों से रो रही थी। क्या कहा है तुमने उसे हाजिब? सफ़ीर ने साथी से इस्तफसार किया था। तुम मुझ पर शक कर रही हो शाह? जो पूछा है वो बताओ। सफ़ीर फिर से गुस्से से बोला। उसकी नबेगो ने बाहर निकलते हुए इन दोनों को गुस्से में देखा तो गोया हुए। फरी, अम्मी से मिलकर नहीं जाओगे? वो बोली तो फरी सफ़ीर से अलग होती हुई तेज से उनके वजूद का हिस्सा बन गए थे। उनका चेहरा हाथ में थामते हुए गाल चूमने लगे। आई लव यू अम्मी, आप दुनिया की बेस्ट अम्मी है। वो शिद्दत से उनका गाल चूमती बोली। उसकी बेगम मुस्कुरा दी, जबकि सफ़ीर समझ गया था कि बेजाद शाह ने उनकी बहन को उसके घर में क्यों ठहराया है। अच्छा चलो जाओ अब। सकीना बेगम मजीद बदमज़गी नहीं चाहती थी उनके दरमियान, इसलिए बोले। वो सफ़ीशा के साथ जाकर वापस खड़ी हुई। अब मैं कभी आपके कैद खाने में नहीं आऊँगी। वो हाजिब को देखते हुए बोली, जो उसे ही सख्त निगाहों से घूरा था। फरी ने खुश होंठों पर जुबान फेरते हुए रूह मोड़ लिया था और सफ़ीर ने हाजिब को देखा, जिसका सारा ध्यान फरी पर था। सकीना बेगम को खुदा हाफिज फिर सकीना बेगम को खुदा हाफिज बोलता हुआ फरी को हसान मिली गाड़ी में आ बैठा और हाजिब भी गाड़ी में बैठ गया था और वो दोनों हालत सी हिम्मत में चल पड़े थे। ये हमारा घर है? वो इश्तियाक से सर को देती हुई बोली। बिल्कुल, ये मेरी गुड़िया का घर है। सफ़ीशा ने साथ लगाए उसके बालों को चूमता हुआ बोला था। माही भी है अंदर। लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं उठाएंगे, ठीक है?
फरीद ने लबों पर उंगली रखते हुए उसे चलने का इशारा किया तो वो अंदर दाल हुआ। वाह, वो हर चीज़ की स्टाइल से देख रही थी, जबकि सफ़ी की निगाहें तो इससे हट नहीं रही थी। कितने साल गुजरे थे इन्होंने उसकी याद में, उसकी तरफ में। वो बार बार उसका माथा चूम रहा था। भाई कहाँ है? उसे झटके से सर उठाते हुए पूछा। बस कल अपनी गुड़िया के पास होंगे वो उनसे बात नहीं करूंगी। वो बोलते सफ़ीशा तड़प गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं ढूंढा। वो बोलते सफ़ीर मुस्कुरा दिया था। ये सब बेजात उसे समझाता तो बेहतर था। आओ मैं अपनी गुड़िया को उसका कमरा दिखाऊं। मेरा कमरा भी है? वो पुरजोशी से बोली। बिल्कुल, सबसे खास कमरा। वो उसे बेजात के साथ वाले कमरे में ले आया था, जिसे कुछ देर पहले ही बेजात ने सर करवाया था। ये किसने किया है? उसने कमरे को देते हुए इस्तफसार किया, जिससे अभी आप नाराज़गी की बात कर रही थी। पर मैं अभी भी उनसे नाराज़ हूँ। वो कहते हुए बेड पर बैठ गई तो सफ़ी ने एसी चलाते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वहीं उसके पास बेड पर नींद दराज हुआ। वो उसे न जाने कौन कौन सी बातें बता रही थी और वो खामोशी से उसे सुन रहा था। दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। माही। फरी देर से उठी थी और आराम से फरी। सफ़ी ने माही की तबीयत के ज़ेरे से कहा, जबकि माही ने उसे साथ लगाया था, जबकि फरी ने उसके गाल चूमे थे। आप ठीक है ना माही? माही ने सफ़ी से नजरें चुराई थी। खड़ी मत रहे, सफ़ीचा ने संजीदगी से माही को कहा तो वो सर हिला गई। आप आराम करो माही, हम सुबह मिलेंगे। फरी ने उसको कहा। ठीक है। माही ने कहते हुए सफ़ी को देखा और फिर अपने कमरे में चली गई। जबकि सफ़ी शाह आज फरी के साथ ही रहा था। वो बातें करते सो गई थी। उसने बेजात को मैसेज कर दिया था। वो 3 बजे अपनी जगह से उठा, अपने कमरे में आया। अपने कमरे में आया था माहा को देखने। उसे देते हुए लबीचे, जिसने एसी की स्पीड फुल किए हुए कंफर्टर तक न लिया हुआ था ऊपर। उसे एसी बंद करते हुए पंखा चलाया, उस पर कंफर्टर दिया। उसके बाद चेहरे से हटाया तो गहरा सांस पड़ा, फिर झुककर उसके माथे पर बोसा देते हुए वापस फरी के कमरे में चला गया। हाइवा बस खामोश हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बाहर निकलने से भी बेजात ने मना किया था। वो ऑफिस नहीं जा रही थी। अपिया आपके लिए कुछ आया है। हसन उसे लिफाफा थमाकर वो खुद यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया था। हाफी ने वो लिफाफा खोला जिसमें से कागज़ निकला था। वो जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें नमूदार हो रही थी। वो हाथ अदा जाफरी की तरफ से था, जिसमें साफ उसे मारने की धमकी दी गई थी। वो डर से यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगे। इसमें लिखा था कि वो हाइवा सिकंदर की जिंदगी मुश्किल कर देगी, उसे इतना बदनाम कर देगी कि बेजाचा उसे देखेगा भी नहीं। वो यहाँ वहाँ चक्कर काट रही थी। उसने बेजात को कॉल की जो उठाई नहीं गई थी। वो चकराते साहब को संभालने की कोशिश करते हुए जमीन पर गिरी थी और होशो हर्ट से बेगाना हो गए थे।